नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज से हम हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से देखें तो हिंदी की क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आज से हिंदी की कक्षाएं निरंतर इसी रूप में जारी रहेंगी। तो ये हमारी हिंदी की पहली क्लासेस होगी। इसमें क्या है, हम हिंदी ग्रामर टोटली कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यहाँ से जानें कि आपको यूट्यूब पर अनेकों वीडियो मिल जाएंगी, लगभग हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, परंतु इस प्रकार की जिस प्रकार हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें क्या है संपूर्ण जानकारी है, इस प्रकार की वीडियो आपको एक भी नहीं मिलेगी। यहाँ से देखें तो इस वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, ये आपसे वादा है हमारा। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये हमने इसी प्रकार से क्या है वीडियो बनाई है आपकी। इसमें अगर देखिए नोट्सों को बनाने में लगभग मैं 1 महीने से कार्य कर रहा हूँ, तब जाकर ये इतने नोट्स आपके सटीक और जिसे कहें कि संपूर्ण जानकारी वाली नोट्स आपके सामने ला पाए हैं। तो इसलिए क्या है, मेरा मन किया कि आपके सामने क्या है इन वीडियो को क्या है शेयर किया जाए, या जो मेरे नोट्स हैं उन्हें भी शेयर किया जाए। तो इसलिए क्या है हम आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। बाकी देखें, जो हमारे आपको पता है चैनल ज़्यादातर हिस्ट्री और आपका साइकोलॉजी का रहने वाला है, परंतु हिंदी का भी ज्ञान आपको हम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हिंदी वर्णमाला है, जो सबसे पहले टॉपिक रहने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार ए के बाद बी आता है, ए के बाद आ आता है, इसी प्रकार क्या है एक व्यवस्थित क्रम है। ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार व्यवस्थित है, जैसे ए आ ई ई इस प्रकार व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित समूह को ही क्या है वर्णमाला कहा जाता है। अगर इन्हें उल्ट फेर कर दिया जाए तो हमारा जो क्रम बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार हम मोतियों को पिरोते हैं एक माला में, माला को पिरो कर एक मोती को पिरो कर एक माला बनती है, तो इसी प्रकार क्या है हमारे अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर क्या है एक वर्णमाला बनती है। तो आगे देखें, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। यहाँ से देखें, जानने की कोशिश करें कि सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे जाए तो आप ध्वनि लगाओगे। अगर आपसे ऑप्शन में ध्वनि ना हो तो फिर आपसे पूछ ली जाए, क्वेश्चन आ जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित जिसे हम लिख सकते हैं तो वो वर्ण है। अगर देखें भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो आपकी फिर ध्वनि हो जाएगी, जिसे हम बोलते उच्चारण करते हैं, ध्वनि हो जाएगी आपका जो मौखिक इकाई है। अर्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या है, जिसका अर्थ निकले तो वो है आपका शब्द, जिसका अर्थ निकले वो है शब्द। और भाव के आधार पर, जिसमें भाव व्यक्त हो, तो भाव के आधार पर क्या है सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपकी वाक्य। और जानने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, लिखित इकाई, मौखिक इकाई, सबसे छोटी मतलब अर्थ के आधार पर छोटी इकाई, और फिर भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो ये वाक्य है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ चलता है, ये भी आप जानें। जो भाषा है, सबसे पहले हम जो भाषा सीखते हैं वो हमारे लिए कठिन होती है। जिस प्रकार हम बचपन में भाषा सीखते हैं तो हम क्या है शब्दों को या देखें तो पूरे वाक्य को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, उसे हमें सीखने में समय लगता है और हमारे लिए वो कठिन होती है। परंतु जब हम उसे सीख जाते हैं और तब हमें उसे कोलरेट करने में बड़ी आसानी होती है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो भाषा का स्वरूप है पहले कठिन है, कठिन से फिर क्या है सरल की तरफ चलता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इसी प्रकार का तो भाषा का स्वरूप क्या है, तो आप निश्चित रूप से लगा दें कि जो भाषा है उसका स्वरूप कठिन से सरल की तरफ चलता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखें तो भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अब बड़े की तरफ जाने तो भाषा का सबसे बड़ा अंग आपका वाक्य हो जाएगा। उसके बाद जाने भाषा अर्जित संपत्ति है। ये आपको बखूबी पता है कि जो भाषा है आपकी वो अर्जित संपत्ति है, उसे अर्जित किया जाता है, वो जन्मजात नहीं है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ में वो भाषा नहीं लाता है, वो भाषा सीख कर नहीं आता है, उसे क्या है समाज में रहकर ही भाषा को सीखना पड़ता है, या जो बच्चा होता है भाषा को समाज में रहकर ही सीखता है। तो इसलिए क्या कहा है कि भाषा अर्जित संपत्ति है तथा सामाजिक प्रक्रिया है, इसे जो हम समाज में रहकर ही सीखते हैं। आज नेक्स्ट देखें, भाषा क्या है अंतिम स्वरूप नहीं है, यह परिवर्तनशील है। ये आपको पता ही है
कि सबसे पहले देखें तो हमारी संस्कृत भाषा थी, संस्कृत का देखें तो बिगड़ता हुआ रूप आकर क्या हम हिंदी तक पहुँचे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा का जो रूप है वो परिवर्तनशील है। भाषा का मानक स्वरूप होता है, ये तो आपको पता ही है कि एक जाने कि भाषा एक तरीके से स्टैंडर्ड होता है एक भाषा का, जैसे ABCD ये होता है, ऐसे लेकर ग तक होता है, इनका एक स्टैंडर्ड है कि ग को ग ही कहेंगे हम, कुछ और नहीं कह सकते, वो स्टैंडर्ड है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का मानक स्वरूप होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते बनते अगर यहाँ से देखें हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्णों की कुल संख्या आपकी 52 हो जाएगी, आपको 52 लगाना है। स्वर कितने हैं, स्वर आपके 11 हैं, तथा व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है। 11 स्वर तथा आपके 33 व्यंजन है। इस प्रकार क्या है, टोटल हमारे 44 वर्ण हो जाएंगे, 42 आपके वर्ण हो जाएंगे टोटल। अगर इसमें आप काउंटिंग करोगे तो आपके 11 होते हैं स्वर, परंतु 11 में आपको 2 जोड़ने, आपका अंग और अ है, इस प्रकार क्या है ये 13 हो जाएंगे। अगर 2 आगत को जोड़ें और प्लस में क्या है हम 4 संयुक्त अक्षर को जोड़ें, तो इस प्रकार क्या है हमारा 52 आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारे 52 हमें आंसर लगाना आपको। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि हमारे टोटल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण आपके 52 हो जाएंगे। अगर यहाँ से जाने तो स्वर कितने हैं, 11 हैं तथा 33 व्यंजन है। इस प्रकार क्या है आप निश्चित रूप से क्या है इन्हें आंसर लगा सकते हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम क्या है हिंदी वर्णमाला में स्वरों को बिल्कुल 0 से लेकर एंड तक जानने वाले हैं, एक एक पॉइंट को जानेंगे स्वरों से रिलेटेड। तो स्वर क्या है, स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या है ये स्वतंत्र है। जिनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता न हो, वो उन्हें क्या है हम स्वर कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, इन्हें भी जाने कि सबसे पहले आपका मौखिक, फिर लिखित और फिर आपका सांकेतिक। तो भाषा के 3 प्रकार में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से सबसे कठिन कौन सा है और सबसे सरल कौन सा है भाषा का रूप है जो, तो सबसे कठिन आपका आ जाएगा सांकेतिक भाषा है जो आपकी सबसे कठिन है। परंतु अगर यहीं पर बात की जाए कि सबसे आसान भाषा कौन सी है, तो सबसे आसान भाषा हो जाएगी आपका मौखिक भाषा, सबसे आसान भाषा है। तो ये भी आप जाने। तो इस प्रकार क्या है, इतना हम कुछ जान चुके हैं। अब हम स्वरों में आगे चर्चा करते हैं। अगर मात्रा के आधार पर जाने तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ये आपके 3 प्रकार होते हैं, इन्हें हम बखूबी तरीके से अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले देखें आपका जो आपका ह्रस्वर है, इसे और जान लेते हैं। ह्रस्वर के देखो अन्य नाम क्या क्या है, इन्हें अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। ह्रस्वर, लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर या इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो देखें जिनके उच्चारण में कम समय लगे, ये कम है, जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ह्रस्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर कहते हैं। ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या आपकी 4 हो जाएगी, ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। अगर यहाँ से जानने की कोशिश करें तो देखो इन्हें आप बोल कर देखो, इनका उच्चारण करके देखो आप, तो इनमें क्या है बहुत ही कम समय लगेगा, जैसे ए, ई, ऊ और री, बस। तो इसलिए क्या है इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें हर्ष स्वर कहा गया है या लघु स्वर कहा गया है। इनकी संख्या कितनी है टोटल, इनकी संख्या आपकी 4 है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि आपके हर्ष स्वर या लघु स्वर कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, ए, ई, ऊ और री आपके हो जाएंगे। अब जाने हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को देखें तो इसके अन्य कौन कौन से नाम है, जैसे दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक और आपका संधि स्वर भी कहते हैं। तो देखें जिनके उच्चारण में लघु स्वर से ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपके कितने हैं इनकी संख्या, इनकी संख्या आपकी हो जाएगी 7, इनकी संख्या है। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ आपका हो जाएगा। ये इनके कितने हैं, ये आपके 7 हैं। तो इस प्रकार हमने क्या है दीर्घ स्वर भी जान लिया है। उसके बाद देखेंगे हमारा तीसरे नंबर का है पुल्ल स्वर, जिसे हम क्या है त्रिमात्रिक भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में लघु और दीर्घ से ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, हम उसे पुल्ल स्वर कहते हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल बता दें, ओम, अगर आप ओम का उच्चारण करोगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए क्या है उसे हम पुल्ल स्वर में उसकी काउंटिंग आ जाएगी ओम की। अगर आप बंद कमरे में हो
बंद कमरे में हो और आवाज़ जो गूंज रही है, जो आवाज़ गूंज रही है वो भी आपका पलुत स्वर में आएगी। उसके बाद देखें इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 8 है। ए, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ आ जाएगा आपका। यहाँ से देखें आपका, देखो यहाँ पर आपके दीर्घ स्वर वाला और आपका देखें तो एक आपका हर्ष स्वर वाला लिया गया है जो ए है। तो यहाँ से देखिए ऐसा क्यों है, अगर ए का आप उच्चारण करते हो आप लंबे समय तक बोल सकते हो, जैसे ए तो काफ़ी लंबे समय तक बोल सकते हो, तो वो क्या है फिर पल स्वर में बदल जाएगा। अगर हम आ का भी उच्चारण करते हो तो क्या है, आ भी क्या है लंबे समय तक बोलेंगे आ, इस प्रकार, तो क्या है वो भी लंबे समय तक उच्चारण होगा उसका, तो इसलिए क्या है उसे भी पल स्वर में रखा है। इसी प्रकार आप ई का उच्चारण करके देखें, बड़े ऊ का और ए का, आई का, ओ का और औ का, तो इस प्रकार क्या है ये तीनों का हम पल स्वर बना सकते हैं। लंबे समय तक खींचें तो ये क्या है, इसलिए क्या है इन्हें आप पल स्वर में रखेंगे। परंतु अब छोटा ऊ है और आपका छोटी ई है, उन्हें आप रख कर देखो तो उनके क्या है, हम क्या नहीं बना सकते, उनका हम प्लुत स्वर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आप ऊ को बोल कर देखो, जैसे छोटा ऊ, आप उसे लंबे समय तक खींचोगे ऊ तो क्या है बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार क्या है उन्हें हम क्या है इसमें नहीं रख सकते। इनके चिन्ह और जानने की कोशिश करें, इनके कौन कौन से चिन्ह हैं। देखो आपका हर स्वर का क्या है चिन्ह है, देख सकते हैं आपका जो डंडा खड़ा होता है इस प्रकार। दीर्घ में देखेंगे क्या है आपका जो एस टाइप का एक चिन्ह होता है, ऐसा नहीं है परंतु क्या ऐसे ही प्रकार का एक चिन्ह होता है। आपका पल स्वर में क्या है इसे अनंत कहा गया है, जिसे आप डॉट डॉट करके रख सकते हो कि क्या है ये अनंत तक है, ये कितना भी एक तरीके से बड़ा हो सकता है, ये अनंत है। तो इस प्रकार क्या है हमने आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पल स्वर भी अच्छी प्रकार से जान लिए हैं और समझ लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ से देखिए जो आपका दीर्घ स्वर है या दीर्घ संधि स्वर है जिसे हम सजातीय भी कहते हैं, तो इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है, इनका निर्माण और जान लिए। और दूसरा हमारा कौन सा है, पहला हमारा हो गया दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर, दूसरा हमारा संयुक्त स्वर या क्या है विजातीय स्वर जिन्हें कहते हैं। तो पहले इनकी संख्या देख लेते हैं। जो आपका दीर्घ स्वर है या दीर्घ संधि स्वर है वो क्या है आपका कितने हैं, 3 है, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। अगर हम देखें संयुक्त स्वर जिसे हम विजातीय भी कहते हैं तो ए, आई, ओ और औ ये 4 हैं। पहले जानने की कोशिश करें कि इन्हें सजातीय क्यों कहते हैं, इन्हें विजातीय क्यों कहते हैं। सजातीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समान जाति के हैं। जैसे आपका ए और ए मिलकर क्या है आ बना है, तो ए और ए दोनों क्या है समान जाति है। छोटा ई और छोटा ई दोनों मिलकर क्या है बड़ा ई का निर्माण करते हैं, तो दोनों सजाती हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या है बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, तो क्या है ये सजातीय हो चुके हैं। इस प्रकार क्या इनका निर्माण होता है। बाकी अगर बात करें ए, आई, ओ और औ की बात करें तो ए और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तो विजातीय है। क्योंकि देखो ए अलग जाति से और ई अलग जाति से है, तो इस प्रकार क्या है ए बनाते हैं, तीसरे बनाते हैं, तो इस प्रकार क्या है इन्हें हम कहते हैं विजातीय स्वर। ए और ए मिलकर क्या है आपका आई बनता है, और ए प्लस ऊ मिलकर आपका ओ बनता है, और ए प्लस ओ आपका औ बनता है। तो इस प्रकार क्या है इनकी संरचना होगी, इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है देख सकते हो आप कि दीर्घ या सजातीय स्वरों का निर्माण आप इस प्रकार देख सकते हो, या संयुक्त स्वरों हैं आपके जो उनका निर्माण आप इस प्रकार देख सकते हो। तो हमने क्या है अब अच्छे प्रकार से ये भी जान लिया है आपके कि इनका निर्माण किस प्रकार हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट। देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते बनते हर बार क्या है यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो स्वरों का, क्योंकि आजकल यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, तो इस स्लाइड को आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो। आप अच्छे प्रकार से अपने नोट्स बनाओ, उन्हें नोट्स बनाकर आप लिख लें ताकि क्या है आपको प्रॉब्लम ना है कोई भी। तो इस प्रकार देखें कंठ स्वर में आपका कौन कौन सा आ जाएंगे, ऐसे ए है आपका और आ है, क्योंकि आप इन्हें बोल कर देखो तो आवाज़ कहाँ से निकल रही, कंठ से निकल रही, ए और आ आपका। दूसरा आपका तालव्य जो आपका जीवा के ऊपर होता है उसे तालव्य कहते हैं। अब बोल कर देखो ई और ई जो आपकी जीवा है वो कहाँ टच हो रही है, आपका तालव्य की तरफ टच हो रही है। तो इस प्रकार जो हवा निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, तालव्य की तरफ से निकल रही है। तो इस प्रकार देखें तो तालव्य में आपका कौन से आ जाएंगे, छोटा ई और बड़ा ई। अगर ओष्ठ देखें, क्योंकि आप अगर इनका उच्चारण करें तो ऊ जो होठ है आपके बिल्कुल राउंड हो जाते हैं और बिल्कुल टच होने के उसमें होते हैं, हवा उनसे पास होती है। तो इस प्रकार क्या है ऊ और ऊ ये क्या हो जाएंगे, ओष्ठ स्वर हो जाएंगे। उस आगे देखें तो मूर्धन्य स्वर आपका री हो जाएगा। जो जीवा कहाँ पर टकरा रही है, आपके जस्ट दांत के पीछे से टकरा रही है, तो ये री हो जाएगा, जिसे हम ये मूर्धा होती है हमारी। उस प्रकार देखें आगे तो कंठ तालव्य स्वर हमारा हो जाएंगे ए और आई हो जाएंगे आपके।
कंठ तालव्य स्वर ए और ऐ है। और कंठ ओ स्वर देखें आपका, इनका उच्चारण करके देखें तो ओ और आपका औ हो जाएगा। इनका याद करने के सबसे बढ़िया ट्रिक या इन्हें याद करने का एक सरल आपका तरीका है कि इन्हें आप क्या है मन ही मन में या क्या है आप मुंह चलाकर क्या है बिल्कुल स्लो आवाज़ में आप इन्हें बोल कर देखें, आपका आंसर 100% निकल आएगा। तो इस प्रकार देखें तो ये हो जाएगा आपका स्वरों का उच्चारण स्थान। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखें जीभ के आधार पर, जो हमारी जीभ है अभी हमने देखा था आपका जो हमारी हवा के साइड से निकल रही है, तो अब हम देखते हैं जीभ के स्थान पर या जीभ के आधार पर स्वर का उच्चारण स्थान। अग्रस्वर, जो जीभ आगे टकराती है तो उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से, ई ए और आपका ऐ हो जाएगा। ई कितने हैं आपके, 4 हैं। आगे जाने जो आपका मध्य स्वर है, जो जीभ आपका क्या है मध्य में टच होगी वो क्या है आपका ए। आप उच्चारण स्थान करके नहीं बोल लें, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 1 है। आपका आ जाएगा पश्चर, जो आपकी जीवा है क्या है पीछे से टकरा रही है। देखो आपका आ बोल कर देखो लास्ट में टकरा रही है बिल्कुल, आ ऊ और आपका ओ और औ हो जाएगा। इनकी संख्या कितनी है आपकी 5 है। तो इस प्रकार देखें तो आपका अग्रस्वर, मध्यस्वर और आपका पश्चर हमने अच्छे प्रकार से देख लिया है, जो क्या है जीवा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान है। अब देखें जो सभी स्वर हैं, यहाँ से देखें जो सभी स्वर हैं आपके सघोष हैं। अभी सघोष और अघोष के बारे में पढ़ने वाले हैं, परंतु क्या है हम यहाँ से पहले ही बता दें कि जो आपका सभी स्वर हैं जो सघोष में आते हैं। अर्धस्वर कौन से आपका, ये और वे, इन्हें अर्धस्वर कहा गया है। क्यों, क्योंकि अगर इनका आप उच्चारण करें ये वे और आप ए आ बोलें तो क्या है उच्चारण के बोलने में या उच्चारण इनमें क्या है स्वरों जितना ही समय लग रहा है या इतनी ही क्या है आसानी हो रही है, तो इसलिए ये और वे को हम अर्धस्वर कहते हैं। ये हो जाएगा इसका पॉइंट, इसके पीछे का जो लॉजिक है। तो चलिए नेक्स्ट। अब देखें तो देखो स्वरों के तालु की स्थिति के आधार पर भी इनके 4 भेद हैं। जो तालु है जैसे आपका जैसे विवृत है, संवृत है, अर्धविवृत और क्या है अर्ध संवृत। इन्हें आप ये देखें यहाँ से क्या है जो मुंह खुलता है आपका स्वरों को, जो तालु की स्थिति देखें जब आपका कितना मुंह खुलता है। अगर देखें विवृत में क्या है आपका पूरा मुंह खुलेगा, इसमें क्या है मुंह पूरा खुलता है। जैसे आप आ बोल कर देखें तो विवृत आपसे पूछ लेगा कि इसमें से क्या है विवृत कौन सा है, तो जिसमें क्या है आपका पूरा मुंह खुले जैसे आ, तो इसमें क्या है पूरा मुंह खुलता है, ये हो जाएगा हमारा विवृत में। अगर हम देखें अब संवृत देखें तो संवृत में क्या है आपका मुंह बंद रहता है। संवृत में मुंह बंद रहता है, विवृत में मुंह खुला रहता है। आप इन्हें बोल कर देखें, इनका उच्चारण करके देखें जैसे ई ऊ और री, तो इसमें क्या है मुंह आपका बंद सा ही नजर आ रहा है। बोल कर देखें आप तो इन्हें क्या है हम संवृत कहते हैं। अब देखेंगे हम अर्ध विवृत। सबसे पहले हमने क्या है आपका विवृत देखा, फिर संवृत देखा। अब देखेंगे हम आपका अर्ध विवृत। अर्ध विवृत कौन से होते हैं, जिसमें क्या है मुंह आधा खुला रहता है। जैसे आपका ए और औ, ये हो जाएंगे आपके, इनकी संख्या 3 हो जाएगी। अगर हम अर्ध संवृत देखें, विवृत के बाद में अर्ध संवृत देखें तो मुंह आधा बेंड या आपका बंद रहता है, तो उसे क्या है आपका कहते हैं अर्ध संवृत। ये कौन कौन से आपका ए और औआ हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके कौन कौन से आपका अर्ध संवृत। हमने क्या है इन्हें भी जान लिया, विवृत, संवृत, अर्ध विवृत और अर्ध संवृत। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट चलेंगे। अगर इस प्रकार देखें तो हमने आपका स्वर पूरे के पूरे अच्छे प्रकार से क्या है कवर कर लिए हैं। अब आती है हमारी व्यंजनों की बारी। तो व्यंजनों को और जान ले बिल्कुल अच्छे प्रकार से। तो देखो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये आप बखूबी जानते हो कि व्यंजन क्या होते हैं, जो हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप कै बोल कर देखो, इसमें क्या है आपको ए मिक्स मिलेगा, कै प्लस ए कै। इस प्रकार क्या है ये बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। इसलिए क्या है हम व्यंजनों को क्या कहते हैं, व्यंजनों को कहते हैं हम परतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि क्या है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या देखें तो 3 है, सपर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका उष्ण व्यंजन। हम क्या है संयुक्त अक्षर भी देखेंगे, जब आपका क्षेत्र ज्ञ और श्रेय है, आपके वैसे 4 हो जाते हैं, उन्हें भी जानेंगे किन किन शब्दों से मिलकर वो बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्पर्शी व्यंजन देख लेते हैं, उसके बाद अंतस्थ और उसके बाद में उष्ण व्यंजन देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब सबसे पहले देखेंगे हम स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्शी व्यंजनों को देखें तो कौन कौन से, जैसे आपका कै वर्ग है, इसमें प्रत्येक में आपका 5 होते हैं। देखो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी।
तो कै वर्ग देखें कै खे गे घेणे, चे वर्ग में चे छे जे झेणे, और टे वर्ग में हो जाएंगे टे ठे डे ढेणे, और ते वर्ग में हो जाए ते थे दे देने, और आपका पे वर्ग में पे फे बे बे में। ये हो जाएंगे आपका, इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी आपका 25 हो जाएगी। यहाँ से और जाने कि देखो ये दे रखा आपका, इनका उच्चारण स्थान भी दे रखा, जो आपका कै वर्ग है वो किससे उच्चारण होता है, वो आपका होता है कंठ से, और आपका जो चे वर्ग है, चे वर्ग तालु से उच्चारित होता है, और आपका देखिए टे वर्ग है, टे आपका मूर्धा से उच्चारित होता है, और यहाँ से जाने कि जो आपका ते वर्ग है, ते आपका दंत से उच्चारित होता है। आप सभी को बोल कर देखें, आपको पता चल जाएगा। फिर आपका पे वर्ग है, पे वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। तो आपके उच्चारण स्थान भी यहाँ से हो चुके हैं, और आपका स्पर्शी व्यंजन भी हो चुके हैं। स्पर्शी व्यंजन अगर देखें तो किन्हें कहते हैं, जिनके उच्चारण में क्या है, जो हवा है स्पर्श करके निकले, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आप बोल कर देख लो किसी को कै खे गे, तो स्पर्श होकर निकल रही है, तो इसे क्या है, हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। बाकी अगर देखेंगे अंतस्थ और उष्ण को भी, उन्हें भी जानेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर क्या है आपको समझ में आएगा कि क्या है स्पर्शी व्यंजन क्यों, क्योंकि हवा क्या है स्पर्श होकर निकल रही जीवा से, साइड से। देखें कै खे गे गेणे, देखो आप टच होकर जा रही है। उसके बाद देखेंगे आपका अंतस्थ व्यंजन। तो देखो अंतस्थ व्यंजन क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 है, जैसे ये रे ले वे, तो ये इन्हें क्या कहते हैं, हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये हो जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद देखें आपका उष्ण। उष्ण मतलब देखिए यहाँ से उष्ण का मतलब होता है कि यहाँ से इनके उच्चारण में क्या है, ऊष्मा पैदा हो रही है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए क्या है इन्हें उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी देखें कितनी है, इनकी संख्या भी आपकी 4 ही है अंतस्थ व्यंजन की तरह। ये कौन सा आपका शे से और है, तो इस प्रकार क्या है इनकी संख्या भी आपका 4 हो जाएगी। इन्हें आप उच्चारण करके देखें तो इनमें क्या है आपका संघर्ष सा फील होगा, हमें क्या है ऊष्मा सी पैदा होगी, इसलिए क्या है इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार देखिए आगे आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर उत्क्षिप्त व्यंजन देखें तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके 2 हो जाएंगे, अड़े और अढ़े। ये आपके कितने हैं, 2 हैं, अड़े और अढ़े हो जाएंगे, इनकी संख्या 2 होती है। इनको क्या है द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये भी याद रखें आपका द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके 2 गुण हैं, इसलिए क्या है इन्हें द्विगुण भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, हमने देख लिया अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और आपका क्या है उत्क्षिप्त व्यंजन। यहाँ तक क्या है हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, व्यंजनों को भी स्वर हमने क्या है अच्छे प्रकार से जान लिया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ से देखें तो देखो उच्चारण की दृष्टि से, अब उच्चारण की दृष्टि से क्या है इन्हें व्यंजनों को 8 भागों में हम बांट सकते हैं। तो 8 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन किन्हें कहते हैं आप अच्छे प्रकार से जान चुके हो कि इसमें क्या है आपका कै से लेकर मैं तक हमने अभी पढ़ा था, वो देख चुके हैं। आपका संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिनमें क्या है बोलने में संघर्ष पैदा हो, जैसे से शे और है, ये हो जाएंगे आपका संघर्षी व्यंजन। अगर हम स्पर्शी व्यंजन देखें, स्पर्शी प्लस में संघर्षी, तो इन्हें देखेंगे ये स्पर्श भी कर रहे हैं, जीवा से स्पर्श भी कर रहे हैं तथा इन्हें बोलने में संघर्ष भी लग रहा है, तो ये हो जाएंगे हमारा चे छे जे और झे। अगर इन्हें उच्चारण करके देखें तो आपका क्या संघर्ष फील होगा, और ये क्या है आपका स्पर्शी व्यंजन में तो आते ही हैं, इसलिए क्या है इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा है। अगला है नेक्स्ट आपका नासिक्य, जो नाक से निकलते जैसे अणे ने और ने और में, आप इन्हें क्या है नाक बंद करके बोले तो बोल ही नहीं सकते, इसलिए क्या है इन्हें नासिक्य। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप इसे नाक बंद करके बोले, अगर बोल रहा तो ठीक, ना तो ये नासिक्य में ही आएगा, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा है 5वां पार्श्विक। तो पार्श्विक में देखो पार्श्विक कौन सा हमारा पार्श्विक हो जाएगा ले। जो पार्श्विक में देखें तो जीवा का जो अगला भाग है वो मसूड़े को छूता है और क्या है वायु को स्पर्श या आसपास से जो उसकी वायु है निकल जाती है, इसलिए इसे क्या है पार्श्विक कहा गया है। ये क्या है आपका कौन सा हो जाएगा आपका लय हो जाएगा। अगर इसके बाद देखेंगे आपका हो जाएगा प्रकंपित। तो अगर ये कौन सा हो जाएगा आपका र है, अगर इसे आप बोल कर देखो रे, तो इसमें क्या है जो जीवा है आपका कंपन होती नजर आएगी, इसलिए इसे क्या कहा गया है प्रकंपित वर्ण कहा गया है इसे। उसके बाद देखें उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या, इसे हम फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। ये आपका अड़े अभी हमने जाना था, और अड़े और ढह हो जाएगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। आपका संघर्षहीन, जिसमें संघर्ष ही नहीं लगता, उन्हें वो कौन से हो जाएंगे आपका ये और वे, इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये हमने अभी जाना था, इसलिए क्या है इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अगर देखें यहाँ से हमने क्या है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 8 प्रकार अच्छे प्रकार से देख लिए। आई होप बिल्कुल आपके ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ से देखिए तो इनकी मात्रा को और जान ले तो बेटर रहेगा आपका।
क्या है, मात्रा कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो व्यंजनों की मात्रा भी हो जाएंगी। सबसे पहले देखें जो आपका इस प्रकार होता है, ऊपर हम देखते हैं तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सिरोरेखा। और जो इस प्रकार होती है इसे कहते हैं हम खड़ी पाई। सिरोरेखा तथा खड़ी पाई हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अनुस्वार किसे कहते हैं, जो आपका अंकी बिंदी ऊपर होती है, जैसे अंकी बिंदी में लगता है जो, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और आपका देखो पंचमाक्षर कौन सा होता है, जो आपका यहाँ लगता है, जो आपका अणे में लगता है, जो आपका अणे, ये वाली अणे है, जो आपका इस अणे में लगेगा उसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। अगर देखेंगे एक और वर्ण यहाँ पर हो जाएगा आपका ताड़नजात। ताड़नजात कौन सा है, अगर आप देखें ये सिरोरेखा, ये खड़ी पाई है, उसके जस्ट नीचे बिंदी लगती है, उसे कहते हैं ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त चिन्ह कहते हैं। इसे क्या है, फेंका हुआ चिन्ह भी कहते हैं। जैसे आपका कौन कौन से में, जब का अड़े और अड़े दोनों में हो जाएगा, तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, हम इसे ताड़नजात या उत्क्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं। जो नीचे है इस प्रकार आप देख सकते हो। ये सभी के सभी सिरोरेखा, खड़ी पाई है, आपका अनुस्वार है, पंचमाक्षर है। अब देखेंगे आपका जो नुक्ता होता है, नुक्ता में देखें जो आपका कै, खे, गे, जे और फे, इन्हीं में लगता है। इसके अलावा क्या है, किसी में उच्चारित नहीं होता है। तो इनमें लगने के बाद में क्या है, ये जो शब्द हैं आपके अरबी और फारसी के बन जाते हैं। इन्हें जब लगाते हो तो इनके लगने से ये वर्ड चेंज हो जाते हैं, अरबी और फारसी के हो जाते हैं। ये हम क्या है अच्छी प्रकार से जान चुके हैं। यहाँ से देखिए आपकी जो क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। देखें तो यहाँ से जो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं निकलने का, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। जब हम अपनी क्वेश्चन आंसरों की सीरीज लगाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, देखो हमने A to Z सारा का सारा कराया, जो हमारे इन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो देखें नेक्स्ट, अब देखेंगे अपने जो हमारे अल्पप्राण और महाप्राण है। सबसे पहले देखें कि अल्पप्राण और महाप्राण होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या है अपना अल्पप्राण देखेंगे। तो अल्पप्राण कहते किसे हैं, सबसे पहले ही जाने। देखो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अगर देखें जो वायु है हमारी, वो क्या है, जो मुख विवर से क्या है, जो बाहर निकलती है, कितनी मात्रा में, कम मात्रा में, तो उसे क्या कहते हैं, हम इसे अल्पप्राण कहते हैं। जिसमें क्या है, जो वायु हमारे मुख विवर से ज़्यादा मात्रा में निकलेगी उसे हम कह देंगे महाप्राण। तो जब हम इन्हें बोलेंगे तो इसमें क्या है, जब आप देख सकते हो जो वायु क्या है कम निकल रही, किसमें से ज़्यादा निकल रही है, तो आप इसे अच्छे प्रकार से और जान जाओगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। देखो अल्पप्राण में देखें, अल्प देखो प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब ही आपका हवा होता है, वायु होता है। अल्प देखें कम संख्या में वायु निकल रही है, हम कहते हैं जैसे इसके प्राण निकल गए, तो इसमें का मतलब क्या है, उसमें हवा या वायु बची ही नहीं है, इसलिए क्या उसे कहते हैं प्राण निकलना। अच्छा होते कौन कौन से हैं, जो आपका अल्पप्राण है होते कौन कौन से, तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है आपका। देखो के, गे और आपकाण है, जो आपका पहला, तीसरा और आपका पांचवा, ये आपके सभी के सभी, इन्हें देखें सभी के सभी, ये तीसरे नंबर का और आपके पांचवें नंबर का, ये कौन से हो जाएंगे आपका अल्पप्राण। बाकी जो बचा आपका खे, खे वाला और आपका घे वाला, ये वाले आपके बचेंगे महाप्राण। इन्हें आप बोलने की कोशिश करें। जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है आपके अल्पप्राण है, और जो आपका दूसरा और आपका चौथा वो हो जाएगा आपका महाप्राण। तो इन्हें आप अच्छे प्रकार से देख सकते हो। तो देख सकते हो आप क्या है, आपके ये हो जाएंगे अल्पप्राण और ये हो जाएंगे आपके महाप्राण। तो चलिए देखो हम इनका उच्चारण स्थान देख चुके हैं वैसे तो, बाकी चलते नेक्स्ट। अब देख लेते नेक्स्ट हमारा आपका अघोष और आपका सघोष। सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि देखो अघोष और सघोष कहते किन्हें, क्योंकि क्या है कभी कभी हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें, वैसे तो अब ज़्यादातर पूछता है कि अघोष कौन से, सघोष कौन से, परंतु क्या है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अघोष कहते किसे हैं और आपका सघोष कहते किसे हैं। तो सबसे पहले जाने आपका अघोष। तो अघोष का मतलब क्या है कि जिसमें इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता है तथा कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। आप अघोष जान चुके हैं। परंतु सघोष मतलब, घोष का मतलब होता है कंपन होना, घोष का मतलब देखें कंपन होना या आपका नाद होना या गूंजना, ये होता है आपका
घोष का मतलब। तो सघोष आप जानते हो इसमें क्या है, वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो उसमें क्या है, उस समय क्या है देखेंगे, जो स्वर को हम बोलते हैं तो उसमें गुंजन होता है, जो आपका स्वर तंत्र है उसमें कंपन होता है। आप बोल कर देखें तो ये हो जाएंगे आपका सघोष और अघोष। स का मतलब साथ में, जो जिसमें क्या है, अगर दोबारा जानने की कोशिश करें तो सघोष होते कौन से आपके, जिनमें क्या है, जो बोलने में जो हमारा स्वर तंत्र है उसमें कंपन हो उसे सघोष कहते हैं, जिसमें कंपन न हो उसे हम अघोष कहते हैं। बड़ा सिंपल है। देखिए इनकी संख्या 13 है। आप देख सकते हो, आप अघोष को बोलो कै खे चे छे टे ठे ते थे पे फे से है। इन्हें बोले तो आपका कंपन बिल्कुल नहीं हो रहा, परंतु अगर देखें तो आपका सघोष को बोले तो इनमें क्या है, कंपन होता है। जैसे आपका इनमें क्या है, सभी स्वर हो जाएंगे ऐसे लेकर ओ तक, और क्या है आपका गे घे और आपका अणे। अब बोल कर दे गे घे, आपका कंपन सा फील होगा। तो ये हो जाएंगे आपको। और भी है आपके, देखें जाने। और आपका देखो जे झेणे डे ढेणे दे धेने बे भे में ये रे लेवे और है, ये सभी आपकी क्या है, सघोष हो जाएंगे। आप इन्हें अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। अब क्या है, इनकी ट्रिक और जान लेते हैं कि किस प्रकार एक तरीके से इन्हें हम याद कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने क्या है आपका अल्पप्राण और महाप्राण याद किए थे कि आपका पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएंगे आपका अल्पप्राण, बाकी महाप्राण कौन से आपके, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो जाएंगे। जो आपका वर्ग है, वर्ग हमने जाना था। अब देखें इसमें आपका अच्छे प्रकार से ट्रिक और जान लेते हैं। तो देखें तो इनकी ट्रिक क्या है याद करने की। तो देखो जो हमारे सघोष और अघोष हैं कौन कौन से, जो आपका अघोष हैं, सबसे पहले देखिए आपका ये पहला ही वर्ग आपका और दूसरा वर्ग ये हमारे क्या है, अघोष हैं। परंतु सघोष कौन से हैं, जिनमें गुंजन हो रहा है, जिसमें हमारा स्वर तंत्र है वो कंपित हो रहा है, वो आपके 3 हो जाएंगे ये वाले। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारे 3 हो जाएंगे कौन से, सघोष, और ये हो जाएंगे हमारे दोनों पहले अघोष। इसमें और कौन कौन से देखो हैं, तीनों ही से और से, तीनों आपका सघोष में है। और आपका ये रे ले वे और है आपका क्या है, ये सघोष में आ जाएगा। ये रे ले वे है ये आपके सघोष के हैं, परंतु आपका शे जो तीनों से हैं वो आपका हो जाएगा वो अघोष के हैं। तो इस प्रकार के हम सघोष और अघोष भी अच्छे प्रकार से जान चुके हैं। ये आप ट्रिक याद करें। देखें आपको इन्हें कि आपका जो आप इस प्रकार क्या है इन्हें ड्रॉ कर ले, कै वर्ग चे वर्ग टे वर्ग ते वर्ग और पे वर्ग। इसमें से क्या है, हमें अल्पप्राण और महाप्राण दोनों की अच्छे प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो आप इनके नोट्स बना ले इस प्रकार क्या है अच्छे प्रकार से, तो उन्हें आप बेटर तरीके से क्या है याद कर पाएंगे। तो इस प्रकार देखें तो आज हमारी जो पहली क्लास थी, हिंदी की पहली क्लास है, अच्छे प्रकार से देखें, बड़े अच्छे प्रकार से ये हम संपूर्ण कर चुके हैं। और अब क्या है, हम नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे स्वर व्यंजन हम देख चुके हैं, उसके बाद में हम देखेंगे अपना जो शब्द विचार है, शब्द विचार का टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे इसी प्रकार देखिए तो हमारा जो टॉपिक है कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो चलिए अब हम विदा चाहते हैं और अपने शब्दों को देते हैं विराम, और मिलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।